जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बड़ी अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं जो सबके फ़ायदे के लिए हैं। और डॉक्टर साहिबा हमें मल्टीपल रीजंस बता रही थी, तो ओवर टू डॉक्टर साहिबा। जो बच्ची का था मसला, उसका ये था कि एक तो ज़रा सा उसकी स्लीपिंग हैबिट्स को भी ज़रा चेक करें। बहुत लेट नाइट उसकी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये बच्चे रात को कॉफ़ीज़ पी के देर तक जागते हैं और फिर उसके बाद अननेसेसरीली अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं कि ये सोए नहीं। तो रात की नींद जो है, मैं जिस पे कह रही थी कि उसमें जो सर्टन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो एक तरह से रिजुविनेशन, जैसे आपकी बैटरी चार्ज होती है, उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। वो रिपेयर एक है, आपका सेल्यूलर रिपेयर है, आपकी जिस्म को एक आराम की और रिपेयर की ज़रूरत है। वो रात ही को रिलीज़ होते हैं। अगर आप का सुबह की जब सूरज की रोशनी, जैसे बायोलॉजिकल आपकी क्लॉक होती है, सूरज की रोशनी आएगी तो वो नहीं रिलीज़ होंगे। एक ये इसका थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल इस पे कम करें। अगर चीज़ इसको अपनी पढ़ाई का है या जो भी है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस लेवल इसकी है या पेरेंट्स की है, वो भी थोड़ी सी करें। मीट इंटेक बिल्कुल भी नहीं है बच्चे का। देखें, कुछ लोग नहीं खाते, मगर फिर आपको उनको ऑल्टरनेटिव देना होता है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने इसका कहा कि प्रोटीन कहीं और इसका इंक्रीज़ करें, और जो ब्लड टेस्ट मैंने कहा है वो कराएं। अगर इसमें न्यूट्रिशनली कहीं डेफिशिएंट है तो फिर सप्लीमेंट्स भी ऐड दें। मगर पहले ज़रा सा एक ब्लड केमिस्ट्री जो बेस लाइन है, हीमोग्लोबिन, आयरन लेवल, दूसरी बात ये कैल्शियम भी कर लें। जिंक का भी रोल होता है हेयर फॉल के लिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं बच्चे को, ये भी तो देखना पड़ेगा, उससे भी तो हेयर लॉस होता है ना। बहुत ज़्यादा एनीमिया जो है बहुत बड़ा एक रीज़न है हेयर लॉस का। और अक्सर वो इन्हीं एजेस में नहीं पता चलता डॉक्टर साहब, प्यूबर्टी के बाद जब इस एज में इतना नहीं होता, अनटिल अनलेस कोई डाइट कंट्रोल कर रहा है या बहुत पर्टिकुलर किस्म का एक डाइट पैटर्न फॉलो कर रहा है। ज़्यादातर ख़वातीन में प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी और विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ, एनीमिया बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट है। अच्छा, एक मजाक ये था, उसमें ये था कि हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि केचप के अंदर आयरन डाल के दे देते हैं, बिकॉज किस तरह खिलाएं। यहाँ पे हमारी ख़वातीन बहुत एनीमिक है, बहुत ज़्यादा एनीमिक है। उसकी जी। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, बहुत देर से अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। सिद्रा कहाँ से? पूछ रहा था कि मेरी स्किन पर है ना। सिद्रा सिद्रा गुम हो गई। हेलो। हाँ जी, सिद्रा कहाँ गई? हेलो सिद्रा। पूछना था कि मेरी स्किन पर है ना तिल है, वो स्किन को तरफ से हट सकता है या नहीं? कौन है आपकी स्किन पे? क्या है? तिल हो गया था। तिल है आपकी स्किन तो मैंने वो कुरक लिया था सुई से। अच्छा, सुई से ना, सुई से ना फ्लैट है। उधर आप क्वेश्चन कर लें। पता नहीं, इनकी आधी बात मुझे समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई। इसका जवाब देते हैं। एक और कॉलेज है हमारे पास, वो भी अटेंड कर लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अनम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आज अल्लाह का शुक्र, वाओ, आज आपने तो पहचान लिया मुझे। आज जिस तरह आप बात करती हैं वो मैं पहचान लिया। ओह थैंक यू। अच्छा जी। सबसे पहले मैं पोल का आंसर करूंगी। बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल भी सिनेमा में जाके नहीं देखनी चाहिए फिल्म, स्पेशली बच्चों को। आज का दौर इतना ज्यादा, मीडिया इतना तेज हो गया, एक तो टाइम ही नहीं होता जाने का, और यहाँ स्पेशली अहमदाबाद में 24 आवर्स लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं। रोजगार के मौके भी माशाल्लाह इतने ज्यादा है, अब तो किसी को भी बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और देखने का टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं। क्या बात है। और जाना भी नहीं चाहिए, ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। और लाइट भी नहीं होती, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं होती। लो जी, सिनेमा में लाइट नहीं होती, ये अच्छा सिनेमा है। सिनेमा में लाइट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या पता उनके पास जनरेटर भी ना और यूपीएस भी ना लगा हुआ। क्या बात है, ये होता है ना ऑप्टिमिज्म। और मैं डॉक्टर साहब से पहले ये पहला क्वेश्चन जो मैं उनसे ये करना चाहूंगी कि वो माशाल्लाह जो डॉक्टर्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर पेशेवर लोग जो होते हैं अपने पेशे पे उतरते नहीं है, पूरा उतरते नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के वो जो फैमिली प्लानिंग वाले होते हैं, उनके 5-6 बच्चे होते हैं,
या जो बाल काटने वाले होते हैं उनकी अपने बाल बड़े लंबे होते हैं और दाढ़ी भी नहीं है लेकिन माशाल्लाह जो डॉक्टर सीमा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। मुझे अपने प्रोफेशन पे बिल्कुल फिट हो रही है ना, बिल्कुल फिट आ रही है कि हाँ भाई ये डर्मेटोलॉजिस्ट है। क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। और उनसे क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये शैम्पूज भी आजकल मिलते हैं, एंटी डैंड्रफ लिखा हुआ होता है लेकिन अपना काम नहीं कर रहे होते ये। और मैंने ये पूछना था कि डैंड्रफ से सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है या एलोपेशिया भी हो सकता होगा, तो इससे उसको कोई ऐसा हल बताएं कि हम मेरे एंटी डैंड्रफ कोई ऐसी डाइट बताएं जिससे हम लोग के बाल ना गिरे। मेरे ख्याल में जिंक भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना था कि ये ऑनियन में बहुत ज्यादा जिंक होता है तो दिन में ये खा लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसी डाइट बताएं कि जिसमें हम लोग की ये सारी प्रोटीन आ रही हो और हमें एंटी डैंड्रफ उससे कंट्रोल हो जाए। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच अनम, इतने सारे सवाल कर लिए ना, साथ में मिला मिलू की हाँ से भी बात, माँ से भी बात और सवाल नहीं। डॉक्टर साहब आपको क्या समझ आया? पहले वाली वो जो कीले क्या नहीं वो तिल का कह रही थी कि मेरा तिल है वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। देखिए तिल 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है तिल जो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसका आपको फील नहीं होता, आप हाथ फेरें तो वो उसका उभरा हुआपन नज़र नहीं आता। एक जो होता है तिल काला होता है और उभरा हुआ होता है, और एक होता है उभरा हुआ होता है मगर उसमें पिगमेंट नहीं होता, रंग नहीं होता, सिर्फ स्किन कलर का डोम एक उभरा हुआ होता है। 3 तरह के होते हैं। स्किन कलर होता है वो? स्किन कलर होता है या थोड़ा सा फेंट ब्राउन होता है। अच्छा। विद एज सारे ही तिल रंग कम हो जाते हैं। जो तिल है वो ज़्यादा प्यूबर्टी पे जब होता है उसी पे आते हैं, और उसके बाद आपकी उम्र के बढ़ते बढ़ते उनका रंग मध्यम हो जाता है या तिल भी निकलने फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब जो फ्लैट वाला तिल है उसको तो अब लेज़र्स के साथ भी हम जैप कर सकते हैं, ठीक है। एक सिटिंग से नहीं होगा, 2-3 सिटिंग से वो जैप हो जाता है, थोड़ी सी क्रस्टिंग अल्सरेशन बनता है और वो फिर तिल ख़त्म भी हो सकता है या कम हो जाता है, मध्यम हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये जो डोम शेप पिगमेंटेड है उसकी जड़ होती है नीचे तक, ठीक है। वैसे तो और दूसरे की भी होती है, उसको ऊपर से एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं आप। शेविंग जस्ट फ्लैट बिल्कुल उसको शेव कर देते हैं ऑन द सरफेस। अच्छा, उसमें क्या होता है उसकी लोकल एनेस्थीसिया लगा के, आप तो डेंटिस्ट हैं, आप लोग तो दांत खींच देते हैं। इसके बाद वो स्किन पे मतलब पट्टी लगी हुई होती है वहाँ पर? और नहीं बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा पिन पॉइंट किस्म का हेमरेज होता है, आप उसको वहीं ब्लड को वहीं कॉटराइज करके वहीं उसको रोक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो ब्लड तो रुक ही जाता है, एक छोटा सा मतलब ना फिर इंसान इस तरह बाहर जाते हुए थोड़ा सा वियर्ड फील करता है। वो तो 1 हफ्ता 10 दिन तो आपके चेहरे पे उसका होगा, बट इट्स ओके, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, परेशान नहीं ऐसे तो होगा। अच्छा, तो उसको क्या है कि शेविंग एक टेक्निक होती है जिसमें आप उसको फ्लैट निकाल देते हैं। उसका जो नेट रिजल्ट वो होगा कि आपका जो तिल है वो छोटा सा फ्लैट मोल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो बिल्कुल गायब नहीं होगा, बड़े से उभरे हुए से वो एक छोटा सा फ्लैट तिल बन जाएगा, जो आप अक्सर बेस लगा के भी गायब कर सकते हैं, और जो कि कॉस्मेटिकली देखने में इतना बुरा नहीं लगता। देखिए अगर किसी की नाक पे हो या किसी की इधर हो या लिप पे हो तो कभी वो लोगों को बुरा लगता है, इधर आंख के करीब होता है तो उनको विजन में आता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्कुल उसको कट करें, इंसीजन करें, रूट के साथ निकालें, ठीक है, और फिर उसके बाद 1-2 स्टिच दे दें। वो उसमें भी लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है, उसमें स्टिच आता है। स्टिच फिर आई फील कि यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन को रेफ़र करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह उनकी स्टिचिंग की और सूचरिंग की टेक्निक है, अनटिल डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी वही टेक्निक और सूचरिंग ली हो, जबकि अब डर्मोपैथोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स की ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर बायोप्सी कट एंड वो उसके साथ है, तो ये निकल सकता है, कोई इतनी बिग डील नहीं है, ये हो सकता है। फिर हमारा क्या था क्वेश्चन नेक्स्ट? ये पूछ रही थी कि कोई डाइट ऐसी कि उससे सेबोरिक डर्मेटाइटिस या एलोपेशिया ना हो। नहीं, इन्होंने डैंड्रफ और सेबोरिक कहा था। जी देखिए, डैंड्रफ जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है वो एक तरह का एक्जिमा है
सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयली एरियाज का, उसके रीजंस और हैं। उसमें फंगस है, बैक्टीरियल एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। और उसमें एक फंगस है जो कि ख़ास तरह का फंगस है जो कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आता है, जिसकी वजह से एक रेडनेस, सूजन, ग्रीसीनेस वो सब होती है, ठीक है। और ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस हर जगह नहीं होता। जहाँ पे सेबेशियस सर में होता है, चेस्ट पे है, बैक पे है, जहाँ पे आपको फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स हैं, इस पे होता है। ये एक एक्जिमा है, इसकी ट्रीटमेंट एक प्रॉपर तरीके से होती है। ये अगर बच्चों में होता है, पैदा होते हैं अगर, और आपने देखा होगा कि पीले पीले उनके सर पे खुरनसी होती है, क्रेडल कैप, चले जाता है वो, तो बच्चों में वो चला जाता है। हाँ। और मगर वो चला भी जा सकता है और बड़े होके इट कैन गो इनटू सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, क्रेडल कैप, और इट कैन जस्ट गो टू डैंड्रफ, माइल्ड डैंड्रफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर जो एडोलेसेंस पे आता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, वो लॉन्ग मतलब कि क्रॉनिक हो सकता है, अरसे तक हो सकता है, और उसको फिर एक प्रॉपर तरीके से एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी से ट्रीट करना होता है, ठीक है। और उसका वही है, वैक्सीन बेन आएगा जाएगा, मुसलसल नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो इस इशू को लाइफ लॉन्ग है, इसको कैसे करें। अच्छा, इससे बाल ऐसा जितने नहीं जाएंगे, मगर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन रहेगा तो डेफिनेटली हेयर फॉलिकल अफेक्ट होगा। मगर नॉर्मली ये इतना हेयर लॉस का रीज़न नहीं बनता है, मगर ट्रीटमेंट ज़रूरी है अगर बहुत ही इन्फेक्शस स्टेज पे चला जाए। आपने देखा होगा सेबोरिक, ये भवों में भी कुछ लोगों की डैंड्रफ होती है, ये मार्जिन पे, पलकों पे, तो ये है। इसको धोना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंट वॉश करें। लोग डरते हैं जल्दी मतलब ताकि सारी हट जाए वहाँ नहीं, सॉफ्ट बेबी जो ब्रश आता है, टूथ ब्रश बेबी जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, छोटे बच्चों को जो यूँ करते हैं, उससे आप बिल्कुल उसको नो टीयर, जॉनसन्स का जो नो टीयर शैम्पू होता है बच्चों का, उससे आप इसको स्कैल्प इसको साफ़ करें, ठीक है। नाक के दरमियान भी होता है, कानों के पीछे, इसको इसके जो पपड़ी होती है, ये स्केल्स होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, उसको निकालना ज़रूर होता है, उसको साफ़ करना ज़रूर होता है। फिर उसके बाद दवाई लगानी होती है। दवाई आप अगर स्केल्स के ऊपर लगा देंगे वो जाएगी नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है। और डैंड्रफ उसका एक माइल्ड फॉर्म है, बिल्कुल जो माइल्ड फॉर्म है उसका एक डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ के लिए ठीक है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आप यूज़ करें, मगर देखिए ये मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं, इनमें फ़ायदे के साथ इनके एक रफनेस, कोर्सनेस भी बालों में हो जाती है। तो डैंड्रफ शैम्पू को डैंड्रफ ही के लिए करें, स्कैल्प में इस्तेमाल करें, क्योंकि स्कैल्प में इशू है, पूरे बाल में इशू नहीं है, स्कैल्प में लगाएं। नॉर्मली मैं मेडिकेटेड शैम्पूज़ इनको पेशेंट्स को 10 से 15 या 20 मिनट कहती हूँ नहाने से पहले, तेल की तरह जड़ों में लगा लें, छोड़ दें उसको, और उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर दें उसको। और फ्रीक्वेंट हेयर वॉशिंग इज़ द रूल ऑफ द थंब। डरते हैं लोग कि हर रोज़ धोएंगे बाल, नहीं, जितना बाल साफ़ रहेगा, उसमें सिक्रीशन ये सारी नहीं होगी, उतना ही बाल हेल्दी रहेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों देख रही हैं, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया, बट व्यूअर्स टाइम जो है वो भी छोटी सी ब्रेक का हो गया है और हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, आप जो भी टर्म उसके लिए यूज़ करें, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।